नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आ जाइए दोस्तों, अपनी वीडियो क्लास शुरू हो गई है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो क्लास पे अध्ययन करेंगे या जिस महत्वपूर्ण बिंदु पे अध्ययन करेंगे वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा दोस्तों हमने दुनिया के कई महाद्वीप और पढ़ लिए हैं, या दुनिया के जो महत्वपूर्ण रूप से जो बड़े महाद्वीप हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, या आज से पहले हमने 5 क्लासें महाद्वीपों के अध्ययन पर डाल दी हैं। ये जो अपनी वीडियो क्लास है ये 6वीं क्लास है दोस्तों, और यह वीडियो क्लास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पूर्ण रूप से, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी सवाल जवाबों पर चर्चा की जाएगी। आइए दोस्तों, अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, डोरंड रेखा किसको किससे अलग करती है, या डोरंड रेखा कौन से दो देशों के बीच स्थित है। डोरंड रेखा का मैं आपको प्रारंभिक परिचय बता दूं। डोरंड रेखा सन 1896 में खींची गई थी सर डुरंड के द्वारा। एक अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, इनके द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, और ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में दोस्तों हालात ऐसे बन गए हैं कि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है। वर्तमान समय में डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में है। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, या भारत में ही शामिल था। लेकिन 1947 में दोस्तों पाकिस्तान को आजादी दी गई, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश की स्थापना की गई, और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। तो विभाजन करने के तुरंत बाद दोस्तों कुछ ही समय बाद में जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद हो गए दोस्तों। यानी जम्मू कश्मीर राज्य को पाकिस्तान अपने अधिकार में रहना चाहता था, और भारत दोस्तों इसे अपना राज्य क्षेत्र मानता था। यहाँ के राजा थे दोस्तों हरि सिंह। उन्होंने भारत के विलय पत्र पर या भारत में सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला तो दिया था। लेकिन दोस्तों इस समय 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा युद्ध शुरू हो गया दोस्तों, और उस युद्ध के माध्यम से आधा जम्मू कश्मीर भारत में आ गया और आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, जिसे पीओके के नाम से जानते हैं, या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, या इसे आप पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। आज भी दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में यह विवाद बना हुआ है, यानी यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में है दोस्तों। तो जो डुरंड रेखा लगती थी भारत के जिस जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र के साथ, वह क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है वर्तमान समय में। इसलिए आज के हालातों में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। दो क्वेश्चन ध्यान रखोगे यहाँ, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान समय में डुरंड रेखा कौन से दो देशों के बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। एक ये भी ध्यान रख लेना, डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था, और इसको निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर डुरंड। विभिन्न देशों के बीच में खींची गई महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम्स में विभिन्न देशों के बीच में जो सीमा रेखाएं हैं, जो जल संधियां हैं, जो समानांतर रेखाएं हैं, उनके बारे में दोस्तों कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो सभी ऐसी सीमा रेखाओं से आपको परिचित होना है, हमेशा उनके कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। आज देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट जो हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे डुरंड रेखा के बारे में आपके क्लियर हो गया कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, और वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश के बीच में है। क्या भारत और चीन के बीच में डुरंड रेखा है? नहीं, भारत और चीन की सीमा का नाम तो मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण सन 1914 में किया गया था सर मैकमोहन के द्वारा।
दोस्तों इस मैकमोहन रेखा को लेकर भी भारत और चीन के बीच में विवाद है। भारत इस मैकमोहन रेखा को मानता है जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। चीन क्यों नहीं मानता? क्योंकि चीन ने दोस्तों इस मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करके ही जम्मू कश्मीर राज्य के अक्साई चीन क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया है और अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया है। अगला ऑप्शन देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच में है क्या डूरंड रेखा? नहीं, यह भी गलत है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण दोस्तों 1947 में किया गया था, अगस्त 1947 में जब देश का विभाजन किया गया था। उसी समय दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई और खींचने वाले व्यक्ति का नाम था सर सीजे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर तो केवल राजस्थान में है। क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा? नहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो दोस्तों डूरंड रेखा खींची गई थी, वर्तमान में नहीं है। या जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को तो दोस्तों मैगिनोट रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि मैगिनोट रेखा कौन से देशों के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। यहां क्वेश्चन दोबारा देखिए आप, डूरंड रेखा कौन से देशों के बीच में है? ऑप्शन ध्यान से देखें। क्या भारत और चीन के बीच में है? नहीं है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में है? यहां भी नहीं है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है? वर्तमान में तो नहीं है। लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में यदि चौथा ऑप्शन ये होता ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तब तो अपना सही आंसर क्या हो जाता? चौथा ऑप्शन हो जाता। लेकिन ऐसा कहीं पर मेंशन ही नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों उस समय के बारे में पूछा जा रहा है जिस समय डूरंड रेखा खींची गई थी। तो डूरंड रेखा 1896 में सर डूरंड के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में तो मैगिनोट रेखा है। अगला क्वेश्चन देखें, न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटने वाली जल संधि कौन सी है? कौन सी जल संधि न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटती है? क्या बाब अल मंडेव जल संधि न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटती है? क्या बेरिंग जल संधि, बास जल संधि या फिर कुक जल संधि? चारों ही जल संधियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों। न्यूजीलैंड है कहां, पहले तो ये देखिए आप, जहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के थोड़े से दूर बीच में कुछ जलीय क्षेत्र को छोड़ के छोटे छोटे दो द्वीप दिखेंगे आपको महासागरीय क्षेत्र में। उसी द्वीपों वाले क्षेत्र को दोस्तों न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। तो न्यूजीलैंड को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है और दो भागों में बांटने वाली एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम है दोस्तों कुक जल संधि। क्या नाम है? कुक जल संधि। कुक का नाम तो सुना ही होगा आपने दोस्तों, जेम्स कुक। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने 1769 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। क्वेश्चन आ जाए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स कुक। कब खोजा था इन्होंने? 1769 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाए, अमेरिका महाद्वीपों की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन आ जाए, अमेरिका महाद्वीपों का नामकरण किसके नाम पे रखा गया था? अमेरिगो वेसिपुसी के नाम पे रखा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, जो पुर्तगाल के निवासी थे। नई दुनिया का देश तो किसे कहते हैं? अमेरिका को। पुरानी दुनिया का देश किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं। बाकी जल संधियां भी आप देखिए। बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। जल संधि की एक विशेषता होती है दोस्तों, यह दो स्थलीय भागों को तो अलग करती है, जबकि दो जलीय भागों को आपस में जोड़ देती है या मिला देती है। ये जो बाब अल मंडेव जल संधि है ना, यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। क्वेश्चन आ जाए, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मंडेव जल संधि। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मंडेव जल संधि। तो ये भी बता दीजिए, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि दोस्तों प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर माना जाता है
और ये जो बेरिंग जल संधि है ना, ये बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग करती है। एशिया महाद्वीप के कमचटका प्रायद्वीप को, जो साइबेरिया का हिस्सा है, अमेरिका महाद्वीप के अलास्का प्रांत से अलग करती है। तो जरूर ध्यान रखना, यहाँ बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग करती है। तो जोड़ती कौन से दो महासागरों को है, ये भी बता दीजिए। यह दोस्तों आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बाबल मंडेव जल संधि। दोस्तों बास जल संधि, बास जल संधि क्या करती है, बास जल संधि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में, यानी तस्मान सागर में एक द्वीप है दोस्तों, उसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है उस द्वीप का, तस्मानिया द्वीप है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है ना दोस्तों, जो जलीय सीमा रेखा है या जो जल संधि है, उसी को दोस्तों बास जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो बास जल संधि का प्रमुख कार्य क्या हो गया, यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है, या तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बास जल संधि है। अगला ऑप्शन कुक जल संधि, यह हमारा सही आंसर है, न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे लंबी परवाल भित्ति कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी परवाल भित्ति कौन सी है। दोस्तों परवाल, कोरल या मूंगा, परवाल कह दो, चाहे कोरल कह दो, चाहे मूंगा कह दो, तीनों दोस्तों एक ही जीव के नाम है, और यह जीव दोस्तों महासागरों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस जीव में दोस्तों कैल्शियम का कुछ हिस्सा पाया जाता है इसकी हड्डियों में वगैरह यहाँ पर, और ये दोस्तों कॉलोनियों में पाई जाती है ये जीव, यानी एक संग्रह के रूप में पाई जाती है, समूह के रूप में पाई जाती है। जब दोस्तों इस जीव की मृत्यु हो जाती है तो महासागरों में दोस्तों इनका जमाव प्रारंभ हो जाता है। लंबे समय के दौरान दोस्तों इनका जमाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सागर या महासागर में एक द्वीप की आकृति बना लेता है, एक द्वीप की आकृति बना लेता है। तो ऐसे परवालों के द्वारा निर्मित द्वीपों को परवाल भित्तियों के नाम से जाना जाता है, या परवाल द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप, दुनिया की सबसे लंबी परवाल भित्ति कौन सी है, क्या लक्षद्वीप है, क्या ऑस्ट्रेलिया में है, क्या वह ग्रेट बैरियर रीफ है, या फिर वह तकला मकान है। सबसे पहले तो चारों ऑप्शनों के बारे में जानकारी जुटाइए आप। लक्षद्वीप समूह भारत का सबसे छोटा द्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा द्वीप है, लक्षद्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों खुद एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया ग्रेट बैरियर रीफ, यह आपका सही आंसर है दोस्तों। ये एक परवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया की सबसे लंबी परवाल भित्ति है। लगभग 1900 किलोमीटर लंबी परवाल भित्ति है दोस्तों ये, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। लेकिन यहाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का अपन चॉइस नहीं करेंगे आंसर के रूप में, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ अपने को उस परवाल भित्ति का नाम ही दिया गया है, और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित है यह परवाल भित्ति, और इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, 1900 किलोमीटर लंबी परवाल भित्ति है, जो पूरी दुनिया में सबसे लंबी परवाल भित्ति मानी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, यह ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में जैव विविधता के लिए जानी जाती है, यानी हम यह कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता यही पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ पर ही पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी परवाल भित्ति पर ही पाई जाती है। ये जो लक्षद्वीप समूह है, यह भारत में दोस्तों परवाल निर्मित द्वीप है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का कौन सा द्वीप समूह है परवाल निर्मित है, तो उस द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप समूह है। एक दोस्तों तकला मकान के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे, यह एक मरुभूमि है दोस्तों, या यह एक मरुस्थल है जो चीन देश में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि चीन में कौन सा मरुस्थल है, तकला मकान मरुस्थल है। चीन और मंगोलिया में दोस्तों गोबी का मरुस्थल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कालगुर्ली और कुलगार्डी, कालगुर्ली और कुलगार्डी। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये जो नाम है ना दोनों, ये सोने की खानों के लिए हैं, सोने धातु की खानों के लिए। सोना तो आप जानते हो दोस्तों, ये दुनिया की एक महंगी धातुओं में शामिल है या मूल्यवान धातुओं में शामिल है। सोना धातु ऐसी होती है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है, और जो सोना धातु होती है उसकी शुद्धता की जांच दोस्तों कैरेट में की जाती है। क्वेश्चन आता है कि सोने धातु की शुद्धता किसमें मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। और एकदम शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों, 24 कैरेट का होता है। ध्यान रखना ये बात, बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, यानी एकदम खरा सोना। लेकिन इससे भी एक और खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों कैरेट के मामले में या सोने के मामले में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभूषण कितने कैरेट सोने के बनाए जाते हैं, या जो गहने होते हैं वह कितने कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये केवल 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं, 24 कैरेट सोने के कभी भी आभूषण नहीं बनते दोस्तों, 22 कैरेट के ही आभूषण बनाए जाते हैं। बाकी इन आभूषणों में दोस्तों अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी इनको जोड़ने के लिए। तो कालगुर्ली और कुलगार्डी दोस्तों सोने की खाने हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व प्रसिद्ध कालगुर्ली और कुलगार्डी सोने की खाने कौन से देश में है। यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में है। कौन से देश में है, ऑस्ट्रेलिया देश में दोस्तों। यह आपका यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, ये अपन ने अगला क्वेश्चन पढ़ लिया पहले ही। इसका सही आंसर ये होगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है कालगुर्ली और कुलगार्डी सोने की खाने। ये तीन ऑप्शन भी देखे आप, कोलार और हुट्टी की खान। कोलार और हुट्टी की खान भारत के कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। कोलार और हुट्टी के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है KGF, सबने देखी होगी मेरे हिसाब से। पूरी कहानी में दोस्तों सोने का ही मैटर होता है, यानी सोने के ऊपर ही पूरी कहानी रची हुई है, पूरी मूवी की स्टोरी रची हुई है। तो दोस्तों कोलार और हुट्टी की खान कर्नाटक राज्य में है, जो भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करती है। क्वेश्चन पूछ ले, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहां से होता है, कोलार और हुट्टी की खान से। ऐसा माना जाता है कि भारत का 98% सोना कोलार और हुट्टी की खान से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। चीन, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन, पूरी दुनिया में वर्तमान समय में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन देश है दोस्तों। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग को पूरी दुनिया में सोने का नगर कहा जाता है, या विश्व में सोने की नगरी किसे कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है। सोने के बारे में एक और ध्यान रखना दोस्तों आप, कनाडा देश का एक शहर है जिसका नाम है ओंटेरियो, और उसी शहर में दोस्तों एक खान है जिसका नाम है ओंटेरियो खान। ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, ओंटेरियो कनाडा में है। सोने के बारे में और क्या ध्यान रखोगे, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया, इन स्थानों से सोने का उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों जो सोने के भंडार हैं वो दोस्तों आपको उदयपुर में देखने को मिल जाएंगे। सोने के मामले में आपको ये मैं बता दूं दोस्तों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। हालांकि जैसलमेर में सोने का उत्पादन तो नहीं होता, लेकिन वहां पाए जाने वाले पीले पत्थरों के कारण पीला दुर्ग बना हुआ है, और वो पीला दुर्ग दोस्तों सूर्य की आभा में सोने की तरह चमकता है, इसलिए उसे सोनारगढ़ का दुर्ग कहा जाता है या राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। लेकिन राजस्थान की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यह जरूर ध्यान रखें कि सुवर्ण नगरी जालोर के किले को कहा जाता है। और पूरी दुनिया में दोस्तों सोने का एक मंदिर भी प्रसिद्ध है जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं या गोल्डन टेम्पल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आइए, लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू की भूमि या कंगारू का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है दोस्तों। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पहचान है, यहां पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जीव है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में दोस्तों कीवी पक्षी पाया जाता है। कौन सा पक्षी पाया जाता है,
कीवी पक्षी यहाँ देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य में देखने को मिलता है दोस्तों बंगाल टाइगर। क्वेश्चन आपसे पूछ ले भारत के बारे में कि भारत के कौन से राज्य में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में। गिर, गिर की पहाड़ियां या गिर अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में है। और दोस्तों ये जो गिर अभ्यारण्य है ना, ये पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूरी भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गिर स्थान है जो भारत के गुजरात राज्य में है। यानी गिर के अभ्यारण्य में या गिर की पहाड़ियों में पूरे भारत में सर्वाधिक एशियाई शेर पाए जाते हैं। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गिर का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जो गुजरात में है। दोस्तों एक और आप दुर्लभ प्रजाति के पशुओं का ध्यान रखना, एक सींग वाले गेंडे के बारे में जरूर ध्यान रखना। यहां से बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा दोस्तों भारत के मुख्य रूप से असम राज्य में पाया जाता है। और असम राज्य में दोस्तों दो अभ्यारण्य हैं, एक तो मानस अभ्यारण्य और एक काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस और काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सर्वाधिक मेरिनो ऊन का उत्पादन कहां होता है? मेरिनो दोस्तों एक भेड़ की नस्ल है जो उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरिनो नस्ल की भेड़ें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हैं। अतः ऑस्ट्रेलिया में ही मेरिनो नस्ल की सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या कह रहा है, क्या बीकानेर में, क्या शेखावाटी में, या अविकापुरा मालपुरा टोक में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। मेरिनो नस्ल की ऊन की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित की जाती है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक मेरिनो नस्ल की भेड़ें और मेरिनो नस्ल की ऊन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ लोगों की संख्या से ज्यादा तो भेड़ें पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से महाद्वीप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोगों की संख्या से ज्यादा तो भेड़ें पाई जाती है? वह महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग दोस्तों मरुस्थली है, ज्यादातर भाग इसका पठारी क्षेत्र है। दोस्तों मरुस्थली भूमि होने के कारण और उसमें वर्षा कम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। गोल्डन प्लीस भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। मेरिनो नस्ल की सबसे ज्यादा भेड़ें भी कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो तीन ऑप्शन रखे हैं ना मैंने, ये बीकानेर, शेखावाटी और अविकानगर टोंक या अविकानगर मालपुरा टोक, ये तीनों स्थान भी दोस्तों भेड़ से संबंधित है। यानी भेड़ों के मामले में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा भेड़ें राजस्थान में पाली जाती हैं और राजस्थान से ही दोस्तों पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन भी किया जाता है। जरूर ध्यान रखना, पूरे भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान से। पूरे भारत में सर्वाधिक भेड़ें भी कहां पाली जाती है? राजस्थान में पाली जाती है। बीकानेर, बीकानेर में राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहां किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। और ध्यान रखना बीकानेर में ही विश्व प्रसिद्ध ऊन की मंडी है। विश्व प्रसिद्ध ऊन की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर में है। और बीकानेर के अलावा दोस्तों जोधपुर जिले में है। शेखावाटी, शेखावाटी में दोस्तों चोकला भेड़ पाई जाती है। शेखावाटी में कौन सी भेड़ पाई जाती है? चोकला भेड़ पाई जाती है, जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है। और ये चोकला नस्ल की भेड़ काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई, जो मुख्य रूप से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, एक तो सीकर, एक चूरू और एक झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों को मिलाकर शेखावाटी कहा जाता है, लेकिन केवल सीकर और झुंझुनू को मिलाकर कहा जाता है तोरावाटी। तोरावाटी में कितने जिले आते हैं? 2। कौन कौन से? सीकर और झुंझुनू। शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? 3। कौन कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। तोरावाटी क्या है?
राजस्थान में जो कांतली नदी है ना दोस्तों, कांतली जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, तो राजस्थान में कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को ही तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अविका नगर मालपुरा टोंक। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर मालपुरा टोंक। यानी यहां पर केंद्र सरकार का भेड़ अनुसंधान के लिए या ऊन अनुसंधान के लिए एक इकाई स्थापित की गई है जो अविका नगर टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखना कि कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। मैं सभी महाद्वीपों के बारे में बता देता हूं आपको, एक अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में नहीं बता पाऊंगा बस। क्यों? क्योंकि दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बड़े देश और छोटे देश की जानकारी नहीं है। अंटार्कटिका एक निर्जन महाद्वीप है, वहां पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करते, यानी विषम महाद्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का पहले तो सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो खुद ऑस्ट्रेलिया ही हो गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र को ओसेनिया बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इसमें और भी जो देश है ना, उन सभी को मिलाकर ओसेनिया कहा जाता है। और ओसेनिया महाद्वीप में कुल मिला के 22 देश हैं, जिनमें से सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया देश और सबसे छोटा देश है नोरू। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? नोरू। अब आ जाइए दोस्तों आप एशिया महाद्वीप पर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो है चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव। अब आ जाइए अफ्रीका पे। अफ्रीका महाद्वीप के यदि सबसे बड़े देश की बात की जाए तो वह है दोस्तों अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश है सेशेल्स या मेओटी। अब आ जाइए दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो है कनाडा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। सेंट पीरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, जबकि सबसे बड़ा देश कनाडा है। रही बात दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील और सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। क्वेश्चन पूछ लिया जाए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताओ, ब्राजील। सबसे छोटा देश बताओ, फॉकलैंड। एक ही महाद्वीप बचा है यूरोप महाद्वीप, उसके बारे में भी बता देता हूं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जबकि वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। यहां आप ये भी ध्यान रखना कि रूस यूरोप का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और संसार का सबसे छोटा देश भी दोस्तों वेटिकन सिटी ही है, जो यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। आ जाओ क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश बताएं। सेंट पीरे। सेंट पीरे दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मेओटी यह अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। नोरू यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नोरू, सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? 4 मरुभूमियों की बात की गई है, इनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों सभी प्रकार के मरुस्थल पढ़ने के लिए अपने YouTube चैनल से आप वीडियो क्लास अलग से देख सकते हैं। मैंने केवल मरुस्थलों के ऊपर एक अलग से दोस्तों वीडियो क्लास बना रखी है, उसका नाम है विश्व के प्रमुख मरुस्थल या विश्व की मरुभूमियां, डेजर्ट्स इन वर्ल्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। क्या नेपुदी मरुस्थल है, सेंचुरा मरुस्थल है, दस्त ए उल मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है? ये अपना सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल का नाम है दोस्तों गिब्सन मरुस्थल। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो दोस्तों सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल को माना जाता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के दोस्तों कई उपभाग हैं, कई छोटे छोटे मरुस्थलों में बांटा गया इसे, जैसे गिब्सन मरुस्थल हो गया, विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, पनामी मरुस्थल हो गया, सिम्पसन मरुस्थल हो गया, ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया।
ये जो सभी मरुस्थल है ना दोस्तों, ये महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के छोटे छोटे भाग हैं, यानी उप मरुस्थलों के नाम से विख्यात है। तो दोबारा बता देता हूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सभी मरुस्थलों के बारे में। एक तो ग्रेट सैंडी है यहाँ पर, एक गिब्सन मरुस्थल है, एक पनामी मरुस्थल है, एक विक्टोरिया मरुस्थल है, इसके अलावा एक सिम्पसन मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन भी देखिए आप। दस्त ए उल, दोस्तों जो सऊदी अरब है ना पश्चिमी एशिया में, उस सऊदी अरब के मरुस्थल को दोस्तों दस्त ए उल मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सॉरी, माफी चाहता हूं, यहां मैंने ये गलत बता दिया है। सऊदी अरब में जो मरुस्थल है ना, उसे दोस्तों नेफुदी मरुस्थल कहते हैं, यानी सऊदी अरब के मरुस्थल को तो नेफुदी मरुस्थल कहते हैं। दस्त ए उल मरुस्थल तो दोस्तों ईरान देश में है, ईरान के मरुस्थल को दस्त ए उल के नाम से जाना जाता है, जबकि सऊदी अरब के मरुस्थल को नेफुदी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रही बात दोस्तों सेंचुरा मरुस्थल, सेंचुरा और अटाकामा, ये दोनों मरुस्थल दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सेंचुरा या अटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों सोनारोन मरुस्थल या मोंजेव मरुस्थल, सोनारोन मरुस्थल या मोंजेव मरुस्थल, ये दोनों तो है उत्तरी अमेरिका में। सेंचुरा और अटाकामा ये दोनों है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेपुदी मरुस्थल है सऊदी अरब देश के अंदर, और दस्त ए उल मरुस्थल है ईरान देश के अंदर। गिब्सन, विक्टोरिया, पनामी, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। भारत और पाकिस्तान में है थार का मरुस्थल, चीन के अंदर है तकला मकान का मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में यह है गोबी का मरुस्थल। थार का मरुस्थल दुनिया का सबसे आदर मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप में कोई विशेष मरुभूमि नहीं है, और विश्व में यदि देखा जाए तो जो ज्यादातर मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। अटाकामा मरुस्थल की सबसे विशेष बात यह है कि यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, दुनिया में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला मरुस्थल है। एक आप ध्यान रखना कालाहारी मरुस्थल का, और दोस्तों एक आप ध्यान रखना नामीब मरुस्थल का। नामीब मरुस्थल और कालाहारी दोनों अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भागों में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल तो बोत्सवाना देश में स्थित है, जहां बुशमैन जनजाति पाई जाती है। जनजाति के बारे में यह जरूर ध्यान रखना, एस्किमो जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है। कनाडा और ग्रीनलैंड के जो टुंड्रा क्षेत्र है, जो बर्फीले क्षेत्र है, कठोर सर्दी वाले क्षेत्र है, वहां दोस्तों यह जनजाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति। यह एस्किमो जनजाति दोस्तों एक बर्फ का घर बनाती है, जिसे इग्लू कहा जाता है, और ये दोस्तों आखेट पर निर्भर है। एस्किमो जनजाति की जो आजीविका है, जो उनके परिवार का भरण पोषण है, उनकी जो प्राथमिक क्रिया है वह दोस्तों आखेट या शिकार है, और ये मुख्य रूप से इन टुंड्रा प्रदेशों में सील मछली का शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए दोस्तों जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उस हथियार का नाम है हार्पून। क्या नाम है उस हथियार का? हार्पून नाम है। एक और आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एस्किमो जनजाति है ये दोस्तों एक स्लेज नामक नाव बनाती है। ये एक नाव बनाती है ये एक गाड़ी बनाती है दोस्तों बर्फीले क्षेत्रों पर चलाने के लिए, जिसे स्लेज कहा जाता है, और इनके द्वारा बनाई गई नाव को कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कयाक कहा जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एस्किमो जनजाति के बारे में जरूर ध्यान रखना। दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रहती है। अगला क्वेश्चन देखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों दुनिया के लंबे रेल मार्गों के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, क्या सिक्कन रेल मार्ग है, या ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, या केप काहिरा रेल मार्ग है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये रेल मार्ग कहां कहां स्थित है। केप काहिरा रेल मार्ग ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के दो देश है दोस्तों, एक तो है दक्षिण अफ्रीका और एक है मिस्र। दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी तो है केप टाउन, केप यानी केप टाउन,
और मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो दक्षिण अफ्रीका को मिस्र से जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है वह केप काहिरा रेल मार्ग है। इसका दोस्तों निर्माण हो रहा है। जब इसका पूरा निर्माण हो जाएगा तो यह दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग बन जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को माना जाता है, जो 9400 किलोमीटर के आसपास है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के एशियाई भाग में स्थित है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है। ये दोस्तों रूस के व्लादिवोस्टोक से लेकर लेनिनग्राड तक फैला हुआ है, जो वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। सिक्कन दोस्तों एक रेल मार्ग नहीं है, लेकिन ये एक रेल सुरंग जरूर है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग दोस्तों 53.85 किलोमीटर है और उसका नाम है सिक्कन टनल या सिक्कन रेल सुरंग। और दोस्तों ये जापान देश में है। ध्यान रखना, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, डूबते हुए सूर्य का देश या सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहते हैं, और मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस का भी जरूर ध्यान रखें। आपका सही आंसर है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? सिक्कन। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पूरा निर्माण हो जाने के बाद दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा बन जाएगा? केप काहिरा रेल मार्ग, जो अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखें। एक देशीय या एक द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? कौन से महाद्वीप को एक देशीय महाद्वीप कहा जाता है या एक द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यदि अपन विश्व के मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर नजर डालें तो ऐसे लगता है जैसे एक द्वीप ही है, बस केवल एक द्वीप ही है। द्वीप वह स्थलीय भाग होता है जिसके चारों ओर जल की राशि होती है, उसे द्वीप कहा जाता है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल एक ही द्वीप नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप है दोस्तों। जैसे न्यूजीलैंड में ही हो गए 2-3 द्वीप, तो दोस्तों तस्मानिया द्वीप हो गया, न्यू गिनी द्वीप हो गया, एक खुद दोस्तों वृहद ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो एक द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे द्वीप हैं, और एक देशीय महाद्वीप भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अपनी नजर पड़ती है ना दोस्तों मानचित्र के ऊपर, उस भूमि पर दोस्तों एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया। बाकी के जो 21 देश है ना, माइक्रोनेशिया हो गया और ओसेनिया हो गया, इसमें कुल मिला के दोस्तों 22 देश है ऑस्ट्रेलिया सहित। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपन देखते हैं मानचित्र में, उसकी जो मुख्य भूमि है ना, वहां पर केवल ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाहरी भागों में दोस्तों छोटे छोटे द्वीपों पर अनेक देश फैले हुए हैं, जैसे तस्मानिया हो गया, न्यू गिनी हो गया, इसके अलावा न्यूजीलैंड हो गया। ऐसा दोस्तों आप ध्यान रखना जरूर। एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मूल जनजाति है उसे एबोर्जिनल कहा जाता है या एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाली जनजातियों क्या कहा जाता है? जैकारू के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में यदि किसी जाति के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एक क्वेश्चन ये और पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति निवास करती है, या न्यूजीलैंड में कौन सी जाति के लोग रहते हैं? तो दोस्तों माओरी जाति के लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाली जाति को जैकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स या एबोर्जिनल के नाम से जाना जाता है। देखें आप अपने क्वेश्चन पे, एक देशीय या एक द्वीपीय महाद्वीप, ये तो दोस्तों किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यही अपना सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ही एक द्वीपीय महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया ही एक देशीय महाद्वीप माना जाता है। यूरोप तो दोस्तों एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं या प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। पेंजिया दोस्तों वर्तमान समय में कोई महाद्वीप नहीं है। यदि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, प्रारंभिक समय में जब पृथ्वी या संपूर्ण पृथ्वी एक ही स्थल भाग में थी, तो उस जुड़े हुए एक स्थल भाग को दोस्तों पेंजिया कहा जाता था। फिर आगे चलकर पेंजिया में जब दरारें आई, विखंडन हुए, तो पेंजिया के दोस्तों 2 भाग बने।
यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो तो एक स्थल भाग बने और एक जलीय भाग बना जिसे 33 महासागर कहा गया। 33 महासागर के बनने से पहले पृथ्वी पर जो एकमात्र महासागर था उसे दोस्तों पैंथालासा महासागर कहा जाता था। उसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? पैंथालासा महासागर के नाम से। फिर आगे चलकर ये जो अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, उनमें भी विभाजन हुआ और आज पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप है ना दोस्तों वो बन गए। यानी पेंजिया से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से वर्तमान के 7 महाद्वीप। ऐसे ही पहले पैंतालासा से 33 सागर और उसके बाद में दोस्तों वर्तमान के 5 महासागर। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला क्वेश्चन देखें, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या रेवेरिना कहा जाता है, क्या वेल्ड कहा जाता है, या डाउन्स कहा जाता है, या कैंटाबरी कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए। एग्जामिनर भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं या उनकी भी दोस्तों रुचि बढ़ जाती है कि ऐसे ही क्वेश्चंस डालें, क्योंकि दोस्तों जब अध्ययन पढ़ते हैं या पढ़ाए जाते हैं उस समय दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये दुर्लभता से पढ़ाए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों सभी टीचरों में ऐसी दरिया दिली नहीं होती कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए रखे जाए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके या उनका पूरा नॉलेज या उनके जो पूरे कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। यानी टाइम नहीं दे पाते ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात है समय की। यानी सबसे अच्छा अध्यापक वही है जो आपको समझता हो दोस्तों, जो मनोविज्ञान का ज्ञाता हो दोस्तों और सहजता के साथ आपको पढ़ाता हो, और सबसे बड़ी बात वो आपको वक्त दे सके, समय दे सके, वो आपके लिए दुनिया का सबसे बेहतर अध्यापक है दोस्तों। देखिए आप पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। यूरोप और एशिया में इन्हें स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड में इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कैंटाबरी कहा जाता है। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को न्यूजीलैंड में किस नाम से जाना जाता है? कैंटाबरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड के नाम से। रेवेरिना क्या है दोस्तों? ऐसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं का कटोरा है ये रेवेरिना। जैसे पूरी दुनिया में गेहूं का कटोरा प्रेरीज को माना जाता है या प्रेरीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को माना जाता है, वैसे ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन दोस्तों रेवेरिना क्षेत्र में किया जाता है। और जो मर्रे डार्लिंग नदी घाटियां है ना, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां है दोस्तों मर्रे डार्लिंग नदियां, उन नदी घाटियों में जहां गेहूं की खेती की जाती है उसी क्षेत्र को दोस्तों रेवेरिना के नाम से जाना जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादकता की जो क्षमता पाई जाती है ना वो रेवेरिना भूमि में ही पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा पाताल तोड़ कुएं कहां पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं। दोस्तों इन पाताल तोड़ कुओं को उत्सुप्त कुओं के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है दोस्तों, जब एक अत्यधिक उच्च जल दाब वाली चट्टान एक निम्न जल दाब वाली चट्टान के नीचे स्थित हो जाती है या नीचे स्थापित हो जाती है, तो दोस्तों धरातल पर अपने आप ही बड़े वेग से जल निकलने लग जाता है, फुहारों के रूप में जल निकलने लग जाता है, और ऐसे कुओं को ही दोस्तों पाताल तोड़ कुओं के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाताल तोड़ कुएं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कहां पर देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये रहा, यही अपना सही आंसर है। यानी विश्व में सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। बाकी ऑप्शन भी देखिए, कोस्युस्को क्या है, एमू क्या है और कीवी क्या है। कोस्युस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जहां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा भी प्राप्त होती है। क्वेश्चन आ जाए,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट कोस्यूस का है दोस्तों। एमू क्या है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का जानवर है दोस्तों, एक विशेष प्रकार का पशु है जिसे एमू के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों पशुओं की श्रेणी में नहीं है, पक्षी की श्रेणी में है दोस्तों। एक देखिए आप दोस्तों कीवी। कीवी दोस्तों न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसी को दोस्तों कीवी माना जाता है। पूछ लिया जाए कीवी मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कंगारू मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्लेटिपस नामक पशु पक्षी पाया जाता है, यहाँ पर लॉयड बर्ड नाम का पक्षी पाया जाता है। तो ऐसे दोस्तों ध्यान रखना आप, और भी यदि कोई छोटे मोटे कंटेंट भरते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, तो जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों आगे चलकर मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, विश्लेषण करके पढ़ेंगे, तो दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए जाएंगे। ये जो अपनी क्लास थी दोस्तों आज की, यह क्लास एक मॉक टेस्ट के माध्यम से थी, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के माध्यम से थी। और ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं दोस्तों? क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स को यदि अपनी तैयारी जांचनी है कि मेरा लेवल कहां है, मैं कितना पानी में हूं, कितना बाहर हूं, या मेरी जो तैयारी है वो किस तरह के कंपटीशन के लायक है दोस्तों, ये जो मैटर मैंने जो आपको पढ़ाया है दोस्तों, वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में आपके काम में आ सकता है। यदि जिस कंपटीशन एग्जाम में महाद्वीप और महासागरों का टॉपिक ऐड है ना दोस्तों, तो उन एग्जाम्स के लिए तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए ये जो अपनी वीडियो क्लासें हैं ये आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित हो सकती है। यदि दोस्तों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या अपना YouTube चैनल आपको पसंद आया है दोस्तों, आपको लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यही दोस्तों मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद दोस्तों।